हेलो स्टूडेंट, ठीक। जो कल तक का वीडियो था उनमें हमने पढ़ा था कि निषेचन के लिए क्या क्या होता है, नर युग्मक कैसे बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलेत होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, तो लास्ट में हमने पढ़ाया था प्राथमिक जनन कोश का, रुको एक मिनट रुको, हाँ, प्राथमिक लैंगिक अंग या तथा द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में हमने आपको बताया था वृषण होता है, जहां से क्या बनते हैं, नर युग्मक। ठीक, वृषण होता है, तथा द्वितीयक लैंगिक अंग में सहायक नलिकाएं होती हैं और सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक, तो अब डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या था, लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण था। ठीक, अब वृषण के बारे में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो नर होता है, नर में मुख्य जो लैंगिक अंग होता है वो वृषण होता है। ठीक, वृषण के अंदर ही नर युग्मक का निर्माण होता है और वो उसको पोषण भी वहीं से मिलता है। ठीक, और विभिन्न प्रकार की नलिकाओं के द्वारा देखो नर युग्मक को पोषण भी वृषण में मिलता है। ठीक, और जो उसके लिए अनुकूल हार्मोन्स होते हैं वो भी उसको वहीं से मिलते हैं और विभिन्न नलिकाओं के द्वारा ये मूत्र द्वार तक आता है। ठीक, जहाँ पर ऐसे पर्याप्त या अच्छे अंडाणु के संपर्क में आता है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो अब हमको पढ़ना है वृषण के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे वृषण या टेस्टिस। ठीक, वैसे मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ठीक, वृषण के अंदर जोड़े के रूप में, वृषण कोश के अंदर जोड़े के रूप में वृषण स्थित होते हैं। ठीक, जैसे देखा जाए ठीक, वृषण की संरचना ऐसे होती है और ये वृषण कोश के अंदर शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। मतलब जो वृषण होता है वृषण कोश के अंदर शरीर से बाहर लटका रहता है। अगर जो हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे उसमें आपको चित्र समझ में नहीं आए तो आप चित्र इसी से बना सकते हैं। ठीक, तो जो बाहर का आवरण होता है वो स्किन होती है, उसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक, और जो अंदर स्थित होते हैं इन्हें वृषण कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि वृषण को शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं स्थित होते। ठीक, तो ये कभी कभी पेपर में आ जाता है कि वृषण शरीर से बाहर स्थित क्यों होते हैं। तो वृषण शरीर से बाहर इसलिए स्थित होते हैं कि वृषण का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सके। अगर जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर वृषण का हो तो इससे नर युग्मक कभी नहीं बनेंगे। ठीक, तो जितना शरीर का टेम्परेचर होता उससे 2-3 डिग्री कम होने के लिए ही ये शरीर से बाहर स्थित होता है। मतलब ताप का नियंत्रण करने के लिए ये शरीर से बाहर होता है। ठीक, और ताप का नियंत्रण कितना, 2 से 3 डिग्री कम। वैसे जैसे नॉर्मल इंसान का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन वृषण का इससे 2-3 डिग्री कम ही होगा। वृषण का होगा या तो 36 या 35 या 34।
ठीक। तो वृषण का तापमान कम होता है हमारे शरीर के तापमान से। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे शरीर के तापमान जितना अगर वृषण का तापमान होगा तो इससे नरयुग्मक नहीं बनेगी। तो नरयुग्मक के निर्माण के लिए हमारे शरीर से कम ताप रखने के लिए ही वृषण हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। तो ये आप याद रखना, लिख लेना कम, बाकी आप याद रखना। ठीक। अब क्या करेंगे हम, वृषण के अंदर, वृषण कोश के अंदर जो वृषण होते हैं उसकी एक वृषण का हम अध्ययन करेंगे। ठीक। क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर एक वृषण का होता है वैसे ही स्ट्रक्चर दूसरे वृषण का भी होता है। ठीक। चित्र को आप इसी से बना लेना, क्योंकि बुक्स में जो चित्र दिया है बहुत टफ है, आपसे बनेगा नहीं। तो जैसा हम बनाए आप चित्र बिल्कुल वैसा ही बना लेना। ठीक। ठीक। तो अगर एक वृषण को हम अगर काट दें तो वृषण हमको ऐसा दिखाई देता, लेकिन जो कंपार्टमेंट होते हैं, हमने आपको 4 ही कंपार्टमेंट बनाए हैं, लेकिन ऐसे ही लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वृषणी पिंडक। ऐसे ही लगभग 250 वृषणी पिंडक एक वृषण के अंदर होते हैं। ठीक। इसे क्या कहते हैं, वृषणी पिंडक। ठीक। तो हमने आपको 4 ही बनाए हैं, लेकिन ऐसे लगभग एक वृषण में ऐसे लगभग 250 वृषणी पिंडक होते हैं। ठीक। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर 250 हम बनाए तो इसमें बनेगी नहीं, स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 4 ही हमने वृषणी पिंडक बनाए हैं। तो आप लिख लेना नीचे 250 कितने होते हैं, 250 वृषणी पिंडक होते हैं। ठीक। और प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर एक से 3 प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, जो वृषण के पिंडक होते हैं इनके अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। कितनी, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, 1 से 3। ठीक। लेकिन हम अध्ययन करेंगे एक ही का। ठीक। तो एक को क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका। ठीक। तीनों को हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका, और एक को क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका। तो एक के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक। तो आपको इतना याद रखना है, प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। ठीक। और प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। और अगर हम एक शुक्रजनक नलिका, क्योंकि शुक्रजनक नलिका ऐसी होती है, ठीक, शुक्रजनक नलिका कैसी होती है, ऐसी। अब अगर हम इसको बीच से काट दें ऐसे, जैसे ये पेन है, पेन को अगर हम बीच से काट दें तो इसके अंदर का जो गोलाई का हिस्सा है वो दिखने लगेगा। ठीक। तो ऐसे ही जब हम इसको काट देंगे तो इसके अंदर जो गोलाई वाला हिस्सा है इसमें भी नलिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की कोशिका को हम 0 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरी को गुणा से। ठीक।
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहली कोशिका को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, दूसरी को कहते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक, पहले को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, दूसरी को कहते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक, अब देखो शुक्रजन कोशिका क्या होती है, जो इसके अंदर होती है, इसको हम काटते हैं तो एक कोशिका हमको प्राप्त होती है शुक्रजन कोशिका। इसी कोशिका में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, इसी कोशिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य सर्टोली कोशिकाओं का होता है। ठीक, तो इतना हमको याद रखना है। एक वृषण कोश में 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, अगर एक शुक्रजन नलिका को काटा जाए या बीच से काटा जाए तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शुक्रजन कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक, इतना हमको याद रखना है। ठीक, इसके बीच में देखो जैसे 1 से 3 होती है तो हम 3 शुक्रजन कोशिकाएं बना लेंगे। इनके बीच में एक गैप होता है। ठीक, इनके बीच में एक गैप होता है। यहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको कहते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिका। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी में लिख लेना अंतराली कोशिका। या लीडिंग सेल्स। देखो इंग्लिश में अगर तुमको लिखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है टोटल हिंदी में, अगर तुमको इंग्लिश में लिखना है तो हम पिक भेज देंगे, उससे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक, तो जो लीडिंग सेल्स होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य होता है नर हार्मोन्स को स्रावित करना। ठीक, नर हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये किसके लिए? नर शुक्राणु के लिए ये नर हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ठीक, अब देखो नर हार्मोन्स क्या होते हैं? नर हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, जो नर हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं। तो ऐसे ही मादा में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो एक शुक्रजन नलिका होती है वो आगे की ओर सीधा चली जाती है। ठीक, जब आगे की ओर सीधा चली जाती है तो शुक्राणु भी इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, तो जब ये शुक्रजन नलिका आगे की ओर जाती है, ठीक, तो शुक्राणु भी इसके साथ आगे की ओर जाता है। ठीक, तो इसके इस हिस्से को कहते हैं शुक्रवाहिका। ठीक, इसके आगे ये कहीं पर मुड़ी हुई होती है। ठीक, इसे कहते हैं अधिवृक्क। ठीक, फिर इससे वापस चली जाती है तो इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक, और शुक्रवाहिनी से होती है सीधे कायव पेनिस में जाती है, मूत्र मार्ग के यहाँ जाती है और ये नर जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक, तो देखो प्राथमिक लैंगिक अंग में हमको सिर्फ इतना पढ़ना है वृषण के बारे में। जो द्वितीय लैंगिक अंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वाहिकाएं और ग्रंथियां। ठीक, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये हमने आपको अभी बता दिया है। जब द्वितीय लैंगिक अंग को, इसके बाद जो द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत कुछ नलिकाएं आती हैं और कुछ ग्रंथियां आती हैं।
उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिर्फ प्राथमिक लैंगिक अंग में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ठीक। क्या क्या ध्यान देना है? प्रत्येक वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण स्थित होता है और एक क्या शरीर से बाहर स्थित होता है। यदि हम एक वृषण की संरचना की बात करें तो एक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक होते हैं, ठीक। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। यदि एक शुक्रजन नलिका को हम काट के देखें तो इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शुक्रजन कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है इसको पोषण प्रदान करना, मतलब शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना है। इनके बीच में अंतरालों में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अंतराली कोशिका रीडिंग सेल्स कहते हैं। इनका कार्य होता है नर हार्मोन्स को स्रावित करना, ठीक। इतना होता है एक वृषण के अंदर, ठीक। तो इतना आपको याद करना है या चित्र इसी से बना लेना है, क्योंकि किताब में जो चित्र दिया वो थोड़ा टफ है, ठीक। तो अब हम थोड़ा लिखेंगे। देखो लिखने का ऐसा है कि हम आपको पिक भेज देंगे, उसका अगर आपको लिखना हो तो उससे आप लिख सकते हैं, या जो हम बोल रहे हैं ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखो, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। प्रत्येक वृषण में 250 नहीं प्रत्येक, हाँ एक मिनट रुको, हाँ, प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में अति कुंडलित 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। यदि एक शुक्रजन नलिका को बीच से काटें तो इसके अंदर, यदि एक शुक्रजन नलिका को बीच से काटें तो इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को शुक्रजन कोशिका कहते हैं, एक कोशिका को शुक्रजन कोशिका कहते हैं तथा दूसरी कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं। सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्रजन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है। शुक्रजन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है या शुक्राणु का निर्माण होता है, कुछ भी लिख लो। नर युग्मक का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिकाएं नर युग्मक को पोषण प्रदान करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं नर युग्मक को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिका के बीच में अंतरावकाश में, शुक्रजनन नलिका के बीच के अंतरावकाश में एक अलग कोशिका पाई जाती है।
जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका नर हार्मोन्स, अंतराली कोशिका नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इधर लिख लो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन, स्टेरोन या अन्य एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। इधर ये और है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक, तो इतना आपको वृषण में लिखना है। ठीक, अब आगे की प्रोसेस क्या होती है, इसके बाद जो कितने प्रकार की नलिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आपको पहले सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये आप चित्र से बना सकते हैं, किताब में आपको टक दिया वो बन जाए तो वो बना लेना, इसमें सिंपल है तो ये भी बना सकते हो। ठीक, अब आगे कल वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो इतना आपको करना है।